स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंतरा भाग 2 जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम से है। उसमें एक कविता जिसे लिखा है विष्णु खड़े ने। तो आज हम विष्णु खड़े जी की लिखी हुई कविता पढ़ेंगे, एक कम। इस कविता में उन्होंने स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानते हैं। लेखक विष्णु खड़े, जन्म सन 1940। इनका जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। 1962-63 में दैनिक समाचार में उप संपादक रहे, इंदौर समाचार में। 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े। इसी बीच 1976-77 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। तत्पश्चात 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर आसीन रहे। 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारीय नवभारत टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन कार्य से जुड़े रहे। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में रत हैं। औपचारिक रूप से उनके लेखन का प्रकाशन आरंभ 1956 से हुआ। पहला प्रकाशन टी.एस. एलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रूमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंख से 1978 में। चौथा सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में। पांचवा पिछला बाकी तथा छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी, दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिल चुका है। इन कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी गई है। एक कम यह कविता का नाम है। इसके माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज यानी कि स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता के स्थान पर धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरता के साथ का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से दिखाता है तथा कुछ ना करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश भी है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता का पाठ करते हैं। एक कम। (1947) के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हूँ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो,
और इस तरह उन्होंने अपनी बात को इन चंद शब्दों में कह दिया है। इसके नीचे एक और कविता है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस कविता के जरिए उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति को रखा है। जब स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद लोगों के बहुत सपने थे कि स्वतंत्रता जब मिलेगी, जब देश आजाद होगा तो ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने यहाँ पर एक शब्द देखा है, आश्रित। गुस्से पर आश्रित। आश्रित का अर्थ होता है किसी के सहारे। निर्लज यानी कि जो लज्जा को त्याग दे, जैसे लज्जा रहित, बेशर्म। निराकांक्षी यानी कि इच्छा रहित, जिसके मन में किसी चीज की इच्छा ही ना हो। प्रतिद्वंदी यानी कि विपक्षी, शत्रु या विरोधी। निश्चिंत, निश्चिंत का अर्थ तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल चिंता रहित या बेफिक्र। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद इन्होंने लोगों को बहुत तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा था। यानी कि जो लोग स्वतंत्रता के बाद का जो लोगों ने सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ, और यहाँ पर कई तरह से देश को ही लूट कर, गरीब जनता को लूट कर लोग आत्मनिर्भर बनने लगे, मालामाल होने लगे और दिन प्रतिदिन प्रगति करने लगे। इतना कि अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो लेखक कभी ऐसा उन्हें लगता है कि उनके सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। वह उस भिखमंगे को ईमानदार औरत या बच्चा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने किसी को लूटा नहीं है आत्मनिर्भर और मालामाल होने के लिए, और यही कारण है कि वह आज हाथ फैला रहा है। कभी कहते हैं कि मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, मैं या भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। यहाँ पर वो मामूली धोखेबाज कहते हैं उसको, क्योंकि जो भीख मांग रहा है वो कहीं ना कहीं छल कर रहा है। हो सकता है कि वह भला चंगा हो और कामचोर हो, लेकिन फिर भी वह एक मामूली धोखेबाज है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा और परेशानी या गुस्से पर आश्रित। लेकिन अब यहाँ पर वो किससे मांग रहा है? जिसको लूटा गया है वही व्यक्ति अपने लुटेरे के सामने ही हाथ फैला रहा है, और वह पूरी तरह से उसके संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित है। वह चाहे तो उसे देखकर, यानी कि वह उस भिखमंगे को देखकर उसे संकोच भी हो सकता है, लज्जा भी आ सकती है, परेशानी भी हो सकती है, या फिर उसे गुस्सा भी आ सकता है, और वह इन सब पर आश्रित है। वह उनके सामने, जिन लोगों ने उसे लूटा है उनके सामने ही बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, यानी कि बिना किसी इच्छा के वो खड़ा है। उसने अपने आप को इस होड़ से हटा लिया है, यानी कि आगे बढ़ने की होड़ से, गतिशील होने की होड़ से, मालामाल होने की होड़ से, लूटने की होड़ से अपने आप को अलग कर लिया है। वह किसी का विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं है। यानी कि यह जो आम आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, वह किसी का विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं है। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसी तटस्थता अपने आप में विकसित कर ली है कि वह ना तो उनका प्रतिद्वंदी है, यानी कि ना तो उनका विरोधी है, और ना ही उनसे वह हिस्सा मांग रहा है। उसे वो चाहे कुछ दें, उसे जीने भर का भी कुछ दें या ना दें, फिर भी वह एक आदमी से निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि यह सामान्य आदमी भी अपना निर्वाह किसी तरह कर ही लेगा। यहाँ पर इस कविता में लेखक ने जो स्थिति हमारे सामने रखी है वही कविता का संदेश भी है कि कम से कम एक व्यवधान तो वह कम कर ही सकता है, और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने शीर्षक भी रखा है एक कम, यानी कि एक कम। एक इंसान से आप बेफिक्र रह सकते हैं, एक कम। इसमें जब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं तो पहला प्रश्न है कि कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने देखा होगा कि किन तरीकों की ओर संकेत किया है। आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए एक होड़ मची है, कौन कितना लूट सकता है। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? क्योंकि जो हाथ फैलाने वाला व्यक्ति है वह मांग रहा है, वह कम से कम लूट तो नहीं रहा है।
कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? क्योंकि वह लाचार है, वह विरोध नहीं कर पा रहा है, वह कामचोर है और एक मामूली धोखेबाज है। क्योंकि भीख भीख मांगकर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वह धोखा ही दे रहा है, वह अपनी कामचोरी को छिपा रहा है और वह भीख मांग रहा है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि वह विरोधी नहीं है, यानी कि वह इसमें कहीं भी व्यवधान नहीं डालना चाह रहे हैं, कोई हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। तो इस तरह यह जो कविता है वह आज के समय में भी काफी हद तक एक सही रूप हमारे सामने रखती है। आज भी हम देखते हैं कि जिस जगह जितने परिवर्तन की आकांक्षा रहती है, जितनी उन्नति की आशा रहती है, हम देखते हैं कि कई बार उस हद तक उन्नति नहीं होती है, बल्कि लोग स्वार्थ लोलुप होकर के और खुद अपनी उन्नति में लग जाते हैं। और अगर आप अपनी उन्नति करते हैं तो किसी भी तरह से देश का विकास नहीं होता है, लेकिन जो जिसका आप शोषण कर रहे होते हैं वहां पर, उस जगह पर, वह व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस कर सकता है, क्या तड़प उसके अंदर होती होगी, यह इस कविता के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी और आप साथ ही साथ आप इसके प्रश्नोत्तर को करने में भी सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद।